वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुमार और आज हम पॉलिटी के एक बहुत इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स जो है, जितने भी शेड्यूल्स हैं उन सारे शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें पार्ट्स लिए गए, तो किन किन कॉन्स्टिट्यूशन, किन किन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से वो पार्ट्स इंस्पायर हुए, कि मतलब जैसे फंडामेंटल राइट है, जुडिशरी है, फेडरलिज्म है। तो ये सारी चीज़ें जो जो पार्ट्स लिए गए वो किन किन देशों से इंस्पायर होके, किन किन देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल से इंस्पायर होके लिए गए। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उसमें इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना 110% होती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स से। शेड्यूल्स क्या होते हैं? देखो, शेड्यूल्स क्या होते हैं, एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। शेड्यूल मतलब पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं कि एक पार्ट में ये है, एक पार्ट में दूसरी चीज़ें है, तीसरे पार्ट में तीसरी चीज़ें। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, 1 से लेकर 12 तक 12 शेड्यूल्स है। इन 12 शेड्यूल्स को आसान याद करने का सबसे आसान तरीका, ये मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखी गई है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, इस बात को मतलब इसको हम एक एक शब्द यहाँ पे, एक एक लेटर, एक एक शेड्यूल को शो कर रहा है। तो हम इस ट्रिक के थ्रू इस शेड्यूल्स को बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड में याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। हम इसको जल्दी से रिकॉल भी कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं कि टी फॉर टेरिटरी, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। अब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब कि स्टेट ड्यूटीज, कि स्टेट के क्या क्या लिमिट्स हैं, मतलब स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, ड्यूटीज कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में अगर कुछ भी बताया गया है तो वो शेड्यूल 1 में बताया गया है, दैट इज टी, टेरिटरी। जैसे भी याद करते हैं शेड्यूल 1 टी मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। सेकंड इज इमोलमेंट एंड अलाउंस। अब सेकंड इज टीयर, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एम्यूलमेंट्स, अलाउंस। अलाउंस मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट, कैग की पोस्ट, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, गवर्नर, जज। अब इनकी जो अलाउंस होते हैं, मतलब इनको कितनी क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्या क्या मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो सारी चीजें सेकंड शेड्यूल में दी गई हैं। क्लियर? सेकंड ई मतलब इमोलमेंट्स अलाउंस, मैंने इसको ई फॉर अलाउंस ही ऐसे ही याद कर लिया था। फिर आता है ए, थर्ड वन इज ए फॉर ओथ या अफर्मेशन। ओथ मतलब किसकी, कि भाई अब कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसमें जो भी, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे आईएएस आईपीएस हो, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब लेने से पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक शपथ लेते हैं। तो उस शपथ को कहाँ दिया गया है? वो हमारे शेड्यूल 3 में दिया गया है। अब इस शेड्यूल 3 में सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल है ये, और इसको याद करने, मतलब अगर कहीं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया गया तो यहीं से बनता है, वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि ये जो ओथ है ना, वो किस किस की ओथ इस 3rd शेड्यूल में आती है। तो नंबर 1 इज राष्ट्रपति की नहीं आती, उसके लिए आर्टिकल अलग है, गवर्नर के लिए आर्टिकल अलग है। गवर्नर के लिए को मतलब आर्टिकल अलग है, पर इसमें किसकी आती है? मेंबर कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं जो चुने जाते हैं, जो संसद में बैठते हैं, उनकी भी शपथ आएगी। और जो इलेक्शन लड़ने जाते हैं, जो लड़ने के लिए जो शपथ खाते हैं, कि हम शपथ लेते हैं, जो शपथ ली जाती है इलेक्शन के टाइम पे, शपथ पत्र दिया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो भी इसी शेड्यूल 3 के अंतर्गत आती है। इस चीज को याद करना। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन मेंबर्स, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जितने भी लोग जाते हैं, जो नॉमिनेशन फिलअप करते हैं, वो अपने साथ एक शपथ पत्र भी सबमिट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। उसके बाद जज, जितने भी जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी के जितने भी जज होते हैं, वो जो शपथ लेते हैं, वो शेड्यूल 3 के अंतर्गत आती है। और फिर कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
उसकी भी जो शपथ है ना वो आर्टिकल जो शेड्यूल 3 में आती है। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ट्रिकी चीज है कि जो इलेक्शन लड़ने जाते हैं जो लोग, लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज का, वो जो शपथ पत्र सबमिट करवाते हैं तो वो उसका प्रावधान कहाँ गया है, शेड्यूल 3 में किया गया है कि शेड्यूल 3 में शपथ वो लेंगे। फिर आता है शेड्यूल 4 में क्या आता है, राज्यसभा सीट्स कि भारत में 28 स्टेट है, यूटीज है, तो किस स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट्स दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में टोटल 10 राज्यसभा सीट्स है, लोकसभा सीट उससे ज्यादा है, तो राज्यसभा सीट कम है। या मतलब किसी और स्टेट का नाम ले लें कि मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स अलग अलग होती है। तो यहाँ पे लोकसभा की सीट्स नहीं दी गई, यहाँ सिर्फ राज्यसभा की सीट दी गई, क्योंकि राज्यसभा हमारा परमानेंट सदन होता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। 5th चीज आती है शेड्यूल्ड एरियाज, जैसे आपने सुना होगा ST, तो मतलब वो शेड्यूल एरियाज वो किस शेड्यूल में आते हैं, 5th शेड्यूल में, शेड्यूल S5, ये देखा ना, S for 5 नंबर पे क्या आता है, S आता है, तो मतलब शेड्यूल एरियाज। अब ये शेड्यूल एरिया डिफाइन कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा, पीडी मतलब राष्ट्रपति करेगा। शेड्यूल ट्राइब, अभी तक पूरी इंडिया में सिर्फ 4 ही स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल एरिया बताया गया है, शेड्यूल एरिया के बारे में कुछ गाइडलाइन इश्यू करी गई। वो 4 राज्य कौन से हैं, एक है त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम, ये 4 स्टेट है। ये चारों स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट। जब आप मैप में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में ये चारों राज्य आते हैं जो आपस में कनेक्टेड है, क्लियर। तो इन 4 राज्यों में ये शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जब भी शेड्यूल 5th की बात आती है तो वो राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है। फिर होता है शेड्यूल 6, 5th और 6 भाई बहन है एक तरीके से, तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो शेड्यूल 6 में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ ट्राइबल्स, यहाँ ट्राइबल्स की बात करी गई है। यहाँ ऊपर 5th में शेड्यूल एरियाज की बात करी गई है, नीचे ट्राइबल्स की बात करी गई है, ठीक है। तो अब इस चीज को कौन डिफाइन करेगा, कौन नोटिफाई करेगा, वो गवर्नर नोटिफाई करेगा। अच्छा, इस चीज को समझो क्यों, क्योंकि ट्राइबल्स भारत में बहुत जगह पे है, बहुत राज्यों में छोटे छोटे ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे राज्यों में है। तो वो हर छोटी मोटी चीज के लिए राष्ट्रपति को तो आप बोल नहीं सकते कि भाई साहब आप नोटिफाई करो, तो ये काम राष्ट्रपति ने बोल दिया भाई गवर्नर को करना है, तो कोई बात नहीं। तो पूरे इंडिया में टोटल 11 स्टेट हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया कंट्रोल होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया आता है कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं ट्राइबल्स के लिए, वो उस हिसाब से उनको गवर्न किया जाता है। वो रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा। और इंडिया में कितने राज्य हैं, टोटल 11 राज्य में, बहुत सारे नाम है, आप गूगल पे सर्च आउट करोगे तो मिल जाएगा। 7th आता है एफ मीन फेडरलिज्म, यहाँ पे आता है ना ओ मतलब अदर शेड्यूल एरियाज, और ये आता है एफ मतलब फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब आपने तीन लिस्ट सुनी होगी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करर लिस्ट। स्टेट कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट के अंदर आते हैं, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के अंदर आते हैं। सेंटर के अंदर क्या, जो बड़ी बड़ी चीजें जैसे कम्युनिकेशंस, रेलवेज, ये सारे, इस पे अगर कोई रूल बनाएगा तो कौन बनाएगा, वो सेंटर बनाएगा। छोटी मोटी चीजें आती हैं जैसे टैक्स, लोकल टैक्स, रोड टैक्स, ये कौन लगाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। अब कुछ ऐसी चीज आती है जो दोनों के अंदर आ नहीं सकती, मतलब दोनों ही बना सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेके इंटर स्टेट वाली बात कर सकते हो कि ये स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, तो दोनों ही रूल बना सकते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब दोनों के इंटरलिंक, जो जिनका आप ऐसे समझो जो सब्जेक्ट स्टेट में भी नहीं आते, सेंटर में भी नहीं आते, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, इसको मैंने शॉर्ट के लिए समझा रहा हूँ। आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पॉलिटी का चैप्टर उठाइए और इसको डिटेल में जाके पढ़िए। ये तो क्विक रिवीजन है कि पेपर में आएगा तो आपको एकदम स्ट्राइक होगा माइंड में कि यार ये तो यहाँ देखा था मैंने, जस्ट आप ओके क्लिक करोगे, आप मार्क करोगे और आपके नंबर डन हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे। 7th आता है फेडरलिज्म, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट, 3 लिस्ट आती है। फिर आता है 8th ओ मींस क्या होता है, ओ मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है। ऑफिशियल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारा देश डाइवर्स
कंट्रीज है, वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जरूरी नहीं है एक लैंग्वेज सब किसी को आती हो या उनकी लैंग्वेज किसी और को भी आती हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया और इस चीज़ को बहुत सोचा समझा कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लैंग्वेज है, कैसे इसको एक साथ लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया, 8 शेड्यूल, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज डाली गई। स्टार्टिंग में टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट का जो काम या स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होगा इन 14 लैंग्वेज में से होना चाहिए, ये उन्होंने नोटिफाई कर दिया। उसके बाद अब तक बढ़ा के टोटल 22 कर दी गई कि 22 लैंग्वेज हैं टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ऑफिशियल लैंग्वेज आती है उनमें जो इंडियन का काम होता है, जैसे आपने सुना होगा उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, इस टाइप की जो लैंग्वेज है दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आप इनके डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो इन लैंग्वेज में प्रिंट हो सकते हैं, छप सकते हैं, इस बात को समझना। अच्छा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज में ना 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 21 देखो मैंने यहाँ छोटा सा लिखा है, ध्यान दो, 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21 और 31 को ऐड करेंगे 92 आएगा। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक लैंग्वेज ऐड करी गई दैट इज सिंधी। हम सुनते हो ना, सिंधी लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज को बोला गया कि इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी भाषा को ऐड किया गया दैट इज सिंधी। फिर आया 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें टोटल 3 भाषाओं को ऐड किया गया, KMN। आपको ये क्या है, KMN क्या है, के मतलब होता है कोंकणी। अब ये कोंकणी कहाँ, कोंकण कहाँ है, साउथ इंडिया में, कोंकण का हिस्सा कहाँ है, साउथ इंडिया में। मणिपुरी, मणिपुरी का नाम सुना है, मणिपुर, ये फेमस बॉक्सर रही थी हमारी, सबको पता होगा, मैरी कॉम, वो मणिपुर की थी। इसके बाद आता है नेपाली। आपको भी यार नेपाली को ऐड क्यों किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, जो यूपी का जो उत्तर वाला जो यूपी और बिहार का उत्तर वाला भाग है, ऊपर जो नेपाल के साथ टच करता है, वहाँ पे बहुत सारे बाइलिंगुअल लोग रहते हैं, जो नेपाली भी बोलते हैं, अपने हिंदी भी बोलते हैं, तो उनकी सुविधाओं के लिए सरकार ने उस चीज को ऐड किया दैट इज नेपाली। तो इसको कैसे याद करेंगे, KMN लैंग्वेज, के फॉर कोंकणी, एम फॉर मणिपुरी, एन फॉर नेपाली। फिर आया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आप बिलीव नहीं करोगे, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में आए हैं, बच्चे वो भी गलत कर रहे थे। 4 लैंग्वेज ऐड की है, 4 लैंग्वेज, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली। अब मैथिली, आपको मैथिली बिहार के लोग, जो बिहार, यूपी, झारखंड यहाँ के लोगों को, उनको बहुत अच्छे से पता होगा मैथिली क्या होती है। मैथिली वहाँ का एक फेमस कल्चर, मतलब वहाँ का एक फेमस ट्रेडिशन है, और एक मैथिली एक फेमस लैंग्वेज है, इस चीज को ऐड किया गया। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, यूपीएससी में जो पेपर होते हैं, कंपल्सरी पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें 2 कंपल्सरी पेपर होते हैं, दैट्स इंग्लिश और एक ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश तो कंफर्म, अब एक चीज और यहाँ याद रखनी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश डिफरेंट थी, हिंदी आती है तो जब भी आप यूपीएससी या ऐसे कोई बड़े एग्जाम दोगे, तो अगर उसमें कोई कंपलसरी पेपर है तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि इंग्लिश देना है आपको, साथ में एक ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब या तो इन जो 22 लैंग्वेज है, 22 में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, इसीलिए इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है। क्लियर? एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली, जो मिडल, जो एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग होंगे उन्हें पता होगा, संथाली एक फेमस बहुत बड़ी जनजाति है, उसे और उन्हीं की एक भाषा है दैट इज संथाली। उसको 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें एडॉप्ट किया गया। क्लियर? अब आता है 9th, एल फॉर लैंड से रिलेटेड ये शेड्यूल था, जो इसको बाद में हटा दिया गया, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आता है 10वां, दैट इज डी फॉर डेफर्मेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ। आपने देखा होगा, बहुत आप सुनते होगे कि यार एक नेता दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो गया, एक नेता ने इस पार्टी से चुनाव जीता और दूसरी पार्टी में चला गया, इस टाइप की खबरें आप
जनरली सुनते रहे होगे, पढ़ते रहे होगे अखबारों में, न्यूज़पेपर, न्यूज़ में सुनते रहे होगे। तो उस इन चीज़ को पहले ना 90s के टाइम पे बहुत होता था ये। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, दैट इज 10th। एक शेड्यूल ऐड किया गया, दैट इज 10th शेड्यूल, जिसमें सीधे सीधे ये बताया गया डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि अगर कोई मेंबर एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में सबमिट हो जाता, चला जाता है, तो उसकी क्या कंडीशंस है, किस टाइम पे वो वैलिड माना जाएगा, किस टाइम पे उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, इसको बोला गया 10th शेड्यूल को। अब कहीं भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, सीधा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन मतलब डी फॉर 10, 10वें से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 11th और 12 आता है पीएम, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पी फॉर पंचायत, पंचायत मतलब पंचायत से रिलेटेड 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1992 में, 93 में ये किए गए दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73 और 74। इसमें पंचायत से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशंस कंडीशंस लगाई गई कि पंचायत होगी, किस टाइप की पंचायत होगी, कौन लोग चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, कैसे कितने साल के लिए चुने जाएंगे, कैसे कौन चुनाव करवाएगा, इन सारी बातों को यहाँ दिया गया। उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज। अब आप सोचोगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज का क्या मतलब। देखो, पंचायत होती है गाँव में, और जो गांव से थोड़े बड़े कस्बे होते हैं जिसको आप टाउन बोलते हो, जिसको आप लिटरली टायर 2 टायर 3 सिटीज बोलते हो, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज या बिग सिटीज में म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने जैसे लाइक एग्जांपल न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसका नाम सुना होगा। तो वो बड़ी सिटीज में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, और उससे छोटे शहरों में टायर 3 टायर 2 शहरों में म्यूनसिपैलिटीज होती है। उनका काम क्या होता है, जैसे पंचायत का काम होता है सड़कें बनवाना, ये जहाँ वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके काम करवाना, उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज में भी पार्षद होते हैं। वो पार्षद अपने एक वार्ड से चुने जाते हैं, उस वार्ड का काम करवाना, वहाँ पे लाइटिंग देखना, लोगों को जन सुविधाएं पहुँचाना, वो उन लोगों का काम होता है। वो म्यूनसिपैलिटीज के अंदर आते हैं। ये मतलब जो टाउन्स होते हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज होते हैं, वहाँ बनाए जाते हैं। तो ये एक ग्लिम्स, ये ना एक ग्लिम्स ओवरव्यू है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब उसको एक जगह पे समराइज करना हो, तो आप जस्ट क्लोज योर आइज, एक दो बार पहले इसको पढ़ो, फिर जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट मेमोराइज दैट टी ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इन्वॉल्वमेंट, ओथ, ए फॉर ओथ। फिर इस तरीके से आप आर फॉर राज्यसभा सीट, एस फॉर शेड्यूल एरियाज, इस टाइप से आप चीजों को अपने माइंड में मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका कभी गलत ना हो। और ये एक ना ग्लिम्स आएगा, क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आया, तो आप इस बात को लिख के रख लो कि आप कभी भी इस चीज को खोल के देख लेना। अगर क्वेश्चन आया, आप इस स्लाइड को ऑन करना, आप देखना कि इसी में से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा।